हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है बिल्कुल करीब आ चुका है। ऑलमोस्ट 14 नवंबर से आप सभी के एग्ज़ाम देखिए शुरू कर होने वाले हैं। आपका कल 11, परसों आपका 12 होगा और फिर आपका 13, यानी ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन। आज का दिन आप लेंगे तो 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं। जितने मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस करवाए हुए हैं, जाकर के आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में सारा कुछ देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़रूर उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आज आपका जो होगा 23 वीडियो होने वाला है, 22 हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। बस आपको क्या करना है कि सेशन को लाइक ज़रूर कर देना है देखने से पहले। तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस विभाग के द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। देखिए वन हेल्थ जो पायलट प्रोग्राम है इसको दो तरह से पूछेंगे। पहला तो आपका यहाँ पर ये पूछ लिया कि ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, कहाँ पर हुआ है। तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है, कि किससे आपका संबंधित है। तो इसके अगर संबंध की बात करें कि किससे है, तो ये डेयरी विभाग से इसका संबंध है, यानी कि डेयरी यानी कि दूध उत्पादन से जो इसका संबंध है। उद्देश्य की अगर बात करें तो जो चुनौतियों से निपटने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक साझा मंच यहाँ पर लाना है। बिल एंड अगर मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बात करें तो इसने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से जो है भागीदारी के रूप में आपका DAHD जिसको बोलते हैं वन वे हेल्थ जो आपका पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसको शुरू किया गया। तो ये यहाँ पर आपका इनके सहयोग से दोनों का शुरू हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि किस फाइबर को गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। देखिए अगर फाइबर की बात करें कि किसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है तो ये जूट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो जूट होता है उसको यहाँ पर आपका गोल्डन फाइबर के लिए नाम से जानते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो सबसे अधिक उत्पादन है वो किस राज्य में होता है जूट का, तो वेस्ट बंगाल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर MgCl2। देखिए यहाँ पर क्या पूछ देते हैं, कई बार आपको सूत्र दे देते हैं यानी फॉर्मूला, वहाँ पर आपको केमिकल नेम पूछ लेते हैं। कहीं पर आपको नेम दे दिया जाता है, केमिकल जो होता है फॉर्मूला पूछ लेते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर MgCl2 पूछा गया तो बिल्कुल आसान है, सभी को पता होगा कि जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि MgCl2 आपका कहलाता है। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने इस्पात उत्पादन कब शुरू किया था। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करें कि इसने, यानी जिसको टिस्को बोलते हैं, देखिए कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो टिस्को है उसकी स्थापना कब करी गई। देखिए टिस्को की अगर बात करें तो इसकी उस स्थापना जो है वो 1912 में शुरू की गई थी। टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू किया। यानी पिग आयरन क्या होता है कि आपका कच्चा लोहा होता है जिसका उत्पादन जो है शुरू किया। और 1912 में जमशेद जी ने टाटा समूह के एक शाखा के रूप में स्टील उत्पादन शुरू किया गया था। तो टाटा स्टील जो लिमिटेड की स्थापना है वो 26 अगस्त 1907 को जमशेद जी टाटा और दोराब जी टाटा के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपसे टिस्को की स्थापना पूछी गई तो 1912 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी पुस्तक आ चुकी है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए अगर पंचतंत्र की बात करें कि इसके लेखक कौन है पंचतंत्र के, तो विष्णु जो शर्मा है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र जो है संस्कृत का एक पद और गद्य में परस्पर संबंधित पशुदंत कथाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। तो यहाँ पर इनका राइटर ही मोस्टली पूछा जाता है कि जो पंचतंत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय किस संगठन से जुड़े हुए थे। देखिए लाला लाजपत राय की बात करें तो इनके बारे में अगर जान लें तो ये तो गरम दल के नेता थे, सभी को पता होगा, जो गरम दल था उससे संबंधित थे। 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन होता है, और जो कि साइमन कमीशन जो आता है भारत में 1928 में, जो कि भारतीयों के हित में नहीं रहा था। तो इसका क्या थे, कुछ जो भारतीय नेता थे यानी क्रांतिकारी वो विरोध कर रहे थे, जिसमें लाला लाजपत राय आगे थे। और पुलिस की जब वहाँ पर लाठीचार्ज करती है तो 1928 यानी कि 1928 में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं, और घायल होने के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। बाकी इनके समाज की बात करें कि इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध था आर्य समाज से। और जो आर्य समाज था वह 1875 में इसकी स्थापना करी गई। और इसके जो संस्थापक थे अगर उनकी बात करी जाए तो दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने स्थापना करी थी बॉम्बे में। कई बार यही पूछते हैं कहाँ पर हुई थी,
तो बॉम्बे में स्थापना हुई थी आर्य समाज की 1875 में और दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहीं 1873 की बात करें तो 1873 का जो समय था इससे 2 साल पहले तब हुआ था एक और समाज जो कि सत्यशोधक समाज कहलाया, जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा जो कि इसकी स्थापना करी गई थी। 1867 में भी याद रख लेंगे, जो 1867 था 1867, इस समय करी गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। और प्रार्थना समाज की बात करें तो ये आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा करी गई थी। तो आत्माराम पांडुरंगा ने क्या किया कि 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। और सबसे प्रचलित एक समाज बनता है 1828 का, जो कि था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज था और ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन रॉय ने करी हुई थी। तो राजा राम मोहन रॉय यहाँ पर थे और इन्होंने ही मिलकर लॉर्ड माउंटबेटन और अकबर द्वितीय के साथ 1829 में जो है पूर्णतया सती प्रथा का अंत भी कर दिया था। तो ये इतने फैक्ट यहाँ पर आप याद रख लेंगे समाज से, क्योंकि समाज से भी लगातार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एसएससी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनल मान सिंह को किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए सोनल मान सिंह की बात करें तो सोनल मान सिंह जो रहे हैं इनको 2 नृत्य से इनका संबंध है। एक तो इनका भरतनाट्यम है, दूसरा है ओडिसी। कई बार ये पूछ लेते हैं कि भरतनाट्यम आपका कि जो सोनल मान सिंह है वो भरतनाट्यम के अलावा और किस नृत्य से संबंधित है, तो वो संबंधित होती हैं फिर ओडिसी नृत्य से। और ओडिसी तो सभी को पता है कि ये मूल रूप से जो शास्त्रीय नृत्य है वो है उड़ीसा का। और भरतनाट्यम भी सभी को पता होगा कि तमिलनाडु है। पहले आपके कुल 8 शास्त्रीय नृत्य थे, वर्तमान में 9 हो गए हैं, क्योंकि 9 में क्या है कि आपके छऊ को भी शामिल कर लिया गया है। और सबसे अंतिम अभी छऊ की अगर बात छोड़ें तो उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में जो सबसे लास्ट में यानी अंत में जो आपका शास्त्रीय नृत्य में शामिल हुआ वो वर्ष 2000 में शामिल किया गया था और वो नृत्य था, नृत्य की बात करें सत्रिया। और सत्रिया की बात करें ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है असम का। तो यहाँ पर सोनल मान सिंह की बात करें तो इनको 1992 में पद्म भूषण मिला हुआ था और 2003 में जो है पद्म विभूषण मिला हुआ था। और जो पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र के अगर व्यक्ति की बात करी जाए कि सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार किसने जीता, तो उसका फिर राइट आंसर हो जाता है सोनल मान सिंह, क्योंकि सोनल मान सिंह ने ही जीता था। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का, पद्म भूषण तीसरा होता है, पद्म श्री की अगर बात करें तो ये चौथा होता है और पहला सभी को पता है कि भारत रत्न होता है। पद्म विभूषण से याद आया, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जो पद्म विभूषण है वो ओडिशा के पद्म विभूषण पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, कई बार इस एग्जाम में पूछा गया, तो वो राइट आंसर हो जाएगा केलुचरण। यानी कि जो केलुचरण महापात्रा थे वो ओडिशा के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पद्म विभूषण जीता हुआ था, यानी उन्हें मिला हुआ था। और पता होगा जितना महापात्रा जिनके भी लास्ट में आता है, केलुचरण महापात्रा हो या सुमाना महापात्रा, इनका जो संबंध है ये ओडिसी नृत्य शैली से, जो कि ओडिशा से मुख्य रूप से संबंधित होती है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। देखिए तो जम्मू कश्मीर का सबसे पहला तो आपको याद रखना है राउफ। जो राउफ आपका कई बार पूछा जाता है कि जो राउफ लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, या जम्मू कश्मीर का इनमें से नृत्य कौन सा है, तो राउफ आपका याद रखना है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है डमहल होता है, हिकत वगैरह होता है, दमाली होता है। तो इनके साथ साथ आपको राउफ तो बिल्कुल याद रखना, क्योंकि राउफ जो है नृत्य कई बार पूछा जा चुका है जम्मू कश्मीर को लेकर के। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। देखिए जैन धर्म के अगर अंतिम तीर्थंकर की बात कर ली जाए कि कौन रहे हुए थे, तो महावीर जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 24वें नंबर के थे, यानी कि 24 नंबर के थे महावीर जैन, जैन धर्म के संस्थापक थे। बाकी अगर इनके पहले पूछा जाए कि सबसे पहले कौन थे, तो सबसे जो पहले थे जैन धर्म के वो थे ऋषभदेव, यानी कि सबसे पहले जो रहे वो ऋषभदेव थे। सबसे अंतिम तीर्थंकर जो हुए जैन धर्म के वो महावीर स्वामी थे, यहाँ पर महावीर जिनको जैन बोलते हैं, और 24 नंबर के थे। इनका जो जन्म है वो वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था, और जो मोक्ष स्थान था वो पावापुरी में हुआ था। कई बार मोक्ष स्थान भी पूछ लेते हैं मान लीजिए, तो इनका जो मोक्ष स्थान था वो था पावापुरी। नेक्स्ट है
कि पद्म श्री पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी। यहाँ पर देखिए पद्म श्री की बात करेंगे तो पद्म श्री जो है पहले भी बता चुके हैं कि ये चौथा जो है सम्मान है, चौथा सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और जो पद्म श्री होता है ये चौथे नंबर का होता है। और इसको जो पद्म श्री पाने वाली पहली अभिनेत्री की बात करें यानी कि इंडियन एक्ट्रेस कौन सी थी जिनको पहला पद्म श्री मिला, वो थी नरगिस दत्त। यानी कि नरगिस को यहाँ पर मिला हुआ था, जिनको नरगिस दत्त के नाम से जानते हैं, वाइफ ऑफ सुनील दत्त। ठीक है, तो इनको 1958 यानी कि 1958 में जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू गेट पद्म श्री इन 1958। तो यहाँ पर इनको याद रख लेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे और कुछ लोग हुए जिनके बारे में अगर बात करें जो पहला पुरस्कार पाए। तो देखिए अगर विश्वभूषण विश्वनाथन आनंद की बात कर लें तो जो विश्वनाथन आनंद थे ये पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। अगर पहले आपसे खिलाड़ी पूछ लिया जाए कभी कौन रहे हुए थे, तो पहले जो खिलाड़ी थे वो रहे हुए थे विश्वनाथ आनंद। सभी को पता होगा ये पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं, याद होगा पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। इनको पद्म विभूषण मिला हुआ था, यहाँ पर पहले खिलाड़ी थे। और अगर ये पूछा जाए कि आपका पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड बाय पद्म श्री, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आरती गुप्ता शाह। आरती गुप्ता शाह की बात करें ये एक तैराक यानी कि स्विमर थी और पहला जो है इन्होंने पद्म श्री जीता हुआ था, यानी कि पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्हें कि यहाँ पर पद्म श्री से नॉमिनेट किया गया था। मैरी कॉम की बात करें तो ये पद्म विभूषण की अगर बात करें तो पद्म यहाँ पर अगर श्री की बात करते हैं पहली जो यहाँ पर भारतीय महिला थी वो थी आरती शाह। और पहली महिला खिलाड़ी की बात करी जाए कि जिन्होंने पद्म विभूषण जीता, पहली महिला खिलाड़ी यानी पहली फीमेल प्लेयर, तो वो थी यहाँ पर मैरी कॉम। सभी को पता होगा मुक्केबाज हैं। और वहीं पुरुष की बात करी जाएगी तो विश्वनाथन आनंद हो जाता है। और वहीं पद्म अवार्ड की शुरुआत की बात करें तो 1954 में जो है पद्म अवार्ड की शुरुआत करी गई थी और उसी समय पर यानी कि 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत करी गई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। देखिए राज्यसभा के सभापति पूछ लें आपसे या फिर आपसे उपराष्ट्रपति पूछ लिया जाए, क्योंकि वही होते हैं उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो जगदीप जो धनखड़ थे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उपराष्ट्रपति रहे वर्तमान राज्यसभा के। और ये किस नंबर के अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ये 14th नंबर के थे, यानी कि 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने पदभार जो संभाला हुआ है 2022 से, यानी कि 11 अगस्त 2022 से जो है इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पर पोस्ट संभाली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन के सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया हुआ था। देखिए तराइन के क्या थे कि 2 युद्ध हुआ। पहला जो युद्ध हुआ था वो 1191 में होता है, दूसरा जो बैटल ऑफ यहाँ पर तराइन था वो होता है 1192 में। पहले युद्ध में क्या था, दोनों युद्ध में लड़े गए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले में जो पहला युद्ध हुआ 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी यानी जीत हुई थी। सेकेंड में जो विनर की बात करी तो वो रहा हुआ था मोहम्मद गौरी। तो द्वितीय युद्ध जो था 1992 में तो इसमें पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं, मोहम्मद गौरी के साथ हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज जो चौहान थे वो हार गए थे। पहले वाले में ये जीत गए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान किस मंत्रालय से के द्वारा शुरू किया गया। देखिए राष्ट्रीय अगर यहाँ पर पोषण अभियान की बात करें यानी कि नेशनल जो न्यूट्रिशन यहाँ पर कैंपेन था वो किस मंत्रालय यानी कि किस मिनिस्ट्री के आपका अंडर आता है, यानी कि जो आपका यहाँ पर नेशनल जो आपका न्यूट्रिशन कैंपेन होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा आपका मंत्रालय। तो ये जो मंत्रालय होता है वो राष्ट्रीय जो पोषण अभियान है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसको ICDS भी बोलते हैं। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला है और इसकी जो शुरुआत है वो 8 मार्च 2018 को की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 8 यहाँ पर मार्च 2018, तो 2018 में इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि देखिए वर्ष भी पूछ सकते हैं किस वर्ष शुरू हुआ था राष्ट्रीय पोषण अभियान और कहाँ पर शुरू किया गया सबसे पहले। तो ये शुरू किया गया था राजस्थान में, तो सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था और सबसे पहले 2018 में इसकी शुरुआत करी गई थी।
नेक्स्ट है कि कौन सा अवसादी चट्टान का प्रकार है। देखिए अवसादी अगर चट्टानों की बात करें तो अवसादी चट्टानें वो होती हैं जिन्हें कि द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है, जिसमें कि बलुआ पत्थर भी होता है, चूना पत्थर होता है। तो जो ये बलुआ पत्थर और चूना पत्थर होते हैं ये अवसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं और इन्हें द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं, सेकेंडरी यहाँ पर रॉक भी बोलते हैं। आग्नेय चट्टान जो होती है, आग्नेय शेल वो जो होता है उसको मैग्मा और लावा के जमने से जो होता है वो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है यानी कि ब्लास्ट होता है वहाँ पर, तो जो लावा निकल रहा होता है उसका गर्म, तो उसके जम जाने से जो वहाँ पर चट्टान बनती है उसको आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। और सादी चट्टानें तो आपको बता चुके हैं, जो आपकी द्वितीयक चट्टानें होती हैं बलुआ पत्थर वगैरह की, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ चुका है कि जो जीडीपी होता है उसमें डी का मतलब क्या होता है। देखिए फुल फॉर्म भी कई बार नॉर्मली पूछ लेते हैं, 2 से 3 अक्षर का आपका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, उसमें क्या होगा आपका कि आपका यहाँ पर पूछ लेंगे कि इस एक पार्टिकुलर जो टर्म दे दिया जाएगा उसका मतलब पूछ लेंगे। तो जीडीपी की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आपका फुल फॉर्म होता है, डी का मतलब पूछा तो सभी को पता है कि डोमेस्टिक हो जाएगा। और जो जीडीपी होता है वो उपभोग प्लस सकल निवेश और जो सरकारी खर्च वगैरह आपके होते हैं वो पूरा संबंधित होता है। और जीडीपी के अगर आपके रैंक से कभी पूछ लिया जाए कि जो इंडिया है वो जीडीपी के मामले में कौन सा इसका रैंक आता है पूरे वर्ल्ड को लेकर, पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है जीडीपी के मामले में, तो 5 यानी कि 5th जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्थान होता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए ये पहले क्वेश्चन आपको बता चुके कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी होती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी होती हैं। शायद इससे पहले भी जो आपके एक वीडियो मिला हुआ था उसमें ये डिस्कस किया हुआ था, फिर से देख लेंगे कि जो महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, गंगा हो गई, ये सारी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। आपको गंगा याद कर लेना है, ब्रह्मपुत्रा देख लेंगे, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ये 5 नदी याद कर लीजिए। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी दे देगा, मान लीजिए कि कौन सी नदी इनमें से नहीं गिरती है आपके बंगाल की खाड़ी में, तो कुछ अलग ही आपको दिया होगा, वहाँ से आप किस पर कर पाएंगे। 4 से 5 भी याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी सभा, संसद, सीमित या कार्यकारिणी की बैठक में न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो सभी को पता होगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो 1/10 यानी कि 1/10 ये होती है कुल संख्या। जिस संख्या की अगर बात करें कि इसे किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है कोरम के नाम से। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो गण पूर्ति होती है या 1/10 की होती है जिसको कि कोरम बोलते हैं, यानी कि फॉर लोकसभा इट इज़ 55 एंड फॉर राज्यसभा इज 25 मेंबर, यानी कि राज्यसभा के लिए कुल 25 मेंबर होने चाहिए किसी भी बैठक के लिए, और वहीं लोकसभा की बात करें तो 55 यानी कि 55 मेंबर होने चाहिए किसी भी बैठक के लिए, यानी कि दोनों की जो है यहाँ पर कोरम आपको दिया गया है जो कि 10% अप्रॉक्स होता है, 0.1 आप समझ सकते हैं, 1/10 आप देखेंगे तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोंगल किस क्षेत्र में मनाया जाता है। देखिए पोंगल त्यौहार की बात करी जाए तो पोंगल वही होता है जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं। तो यूपी और बिहार वगैरह में क्या होता है कि इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसको खिचड़ी भी बोलते हैं। पंजाब और हरियाणा में इसे ही लोहड़ी के नाम से जानते हैं। पोंगल तमिलनाडु में बोला जाता है। इसके साथ साथ और जो होता है आपका बताएं, गुजरात में इसको बोलते हैं पतंग महोत्सव, क्योंकि इस महोत्सव में ही क्या होता है पतंग वगैरह लोग उड़ाते हैं, तो इसे पतंग महोत्सव के नाम से जो है गुजरात में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट के राजा दांती दुर्ग के अनुसार तख्ता पलट के दौरान किया गया अनुष्ठान क्या कहलाता है। देखिए राष्ट्रकूट की अगर बात करें तो इसकी जो दांती दुर्ग के अकॉर्डिंग जो था इसका अनुष्ठान जो किया जाता था तख्ता पलट का, क्योंकि दांती दुर्ग ने ही इसकी स्थापना करी हुई थी, तो इसके सामने जो राष्ट्रीय कूट जो प्रमुख था दांती दुर्ग, उसने चालुक अधिपति को उखाड़ फेंका और जो आपका हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया हुआ था। तो उस समय जब दांती दुर्ग ने स्थापना करी राष्ट्रकूट की तो वहाँ पर हिरण्य गर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया हुआ था, जिस अनुष्ठान के बारे में जो है यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा अनुष्ठान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से स्तनधारी जीव होते हैं, जिनके स्तनधारी आप समझ सकते हैं जिनको मैमल्स बोलते हैं।
मैमल्स उनको बोला जाता है कि मैमल्स की अगर बात करें कि जो मैमिलिया होते हैं उनमें पहला तो इंसान ही यानी कि मनुष्य होता है, कंगारू भी आते हैं, चूहे होते हैं, गिलहरी, खरगोश, चमगादड़ भी आपका होता है, बिल्ली हो गया। तो ये कुछ आपको वेल जो होता है ये कुछ पार्टिकुलर आप देख लेंगे। वेल पहली चीज़ तो होता है आपका मैमल्स, दूसरा जो होता है चमगादड़ भी यहाँ पर आपका मैमल होता है, बाकी तो आपको पता ही है मैमल होते हैं, तो इनको बाकी को ध्यान रख लेंगे। तो ये आपका 23rd वीडियो था। देखिए इसके रिगार्डिंग लगातार आपको मिलते रहेंगे। बाकी जो हर अपडेट है आपको हमेशा मिलेगी। बाकी जो एग्ज़ाम का एनालिसिस है वो तो आपको मिलना ही हर दिन। तो अपडेट आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में, और जिन दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो जाइए वहाँ से जुड़ जाइए। 3 दिन अभी बाकी हैं, आपके 3 वीडियो और मिल जाएंगे, उसके बाद से आपको एग्ज़ाम एनालिसिस मिलेगा। देन लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू।